सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात कर रहे हैं। दोनों का संदर्भ देश के संदर्भ में, पर एक विषय कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय भी बन जा रहा है। पहला विषय जो है वो है जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता कहें या पुराने आतंकी कहें, यासीन मलिक को दी गई गिरफ्तारी और सजा के संदर्भ में। यासीन मलिक एक समय पर दुर्दांत आतंकी के तौर पर पहचाने जाते थे। 1994 में तथाकथित तौर पर उन्होंने हथियारों को छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी उनकी गतिविधियां संदेहास्पद रही। 2017 में एनआईए के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। बड़े पैमाने पर जांच के बाद एनआईए ने यह पाया कि आतंकी गतिविधियों के संदर्भ में फंडिंग को लेकर इनकी बड़ी भूमिका रही। मामला चला, मामले के बाद कोर्ट के द्वारा उन्हें दोषी पाया गया और 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई। हालांकि एजेंसी के द्वारा उन्हें फांसी की सजा की मांग की गई थी, अर्थात मौत की सजा मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिर भी उन्हें उम्र कैद ही सजा सुनाई। इसकी प्रतिक्रिया अलग अलग स्तर पर है। कश्मीर से जुड़े हुए जो देश में रह रहे लोग हैं, हिंदुस्तान में रह रहे लोग हैं, उनका मानना है कि यह सजा नाकाफी है। जिस प्रकार की गतिविधियों में यासीन मलिक संलिप्त रहे हैं, 1994 से भी पहले इस देश के तत्कालीन गृह मंत्री अर्थात मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की अपहरण की घटना में भी यासीन मलिक की सक्रिय भूमिका मानी जाती है। तो ऐसे दुर्दांत व्यक्ति के संदर्भ में आजीवन कारावास पर्याप्त सजा नहीं है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया देश से बाहर अर्थात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संदर्भ में बहुत तीव्र है। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री तक इस मुद्दे पर एक राय है। शहबाज शरीफ और इमरान खान में इस समय जानी दुश्मनी का दौर चल रहा है, पर इसके बावजूद भी यासीन मलिक की सजा सुनते ही दोनों ने आंसू बहाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। दोनों की तरफ से यह बताया जा रहा है कि ये किस किस्म का जुल्म है हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा और यहाँ की तथाकथित कठपुतली न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा है। तो हम इस संदर्भ में बात करेंगे। दूसरा विषय जिस पे चर्चा देश में हुई नहीं है पर होनी चाहिए, वह है पंजाब के संदर्भ में। पंजाब में नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुखिया भगवंत सिंह मान ने अपनी ही सरकार के मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई की है, उनको बर्खास्त किया, गिरफ्तार किया, वह अपने आप में अचंभित करने वाली घटना है। अचंभित इसलिए क्योंकि वर्तमान में देश या दुनिया में रिश्वत के संदर्भ में, घूसखोरी के संदर्भ में एक सामान्य शिष्टाचार के तौर पर जो मनोवृत्ति बन गई है, सबने मान लिया है कि भ्रष्टाचार हमारी जिंदगी का हिस्सा है और भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोई बड़ी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। लेकिन पंजाब में जो कुछ हुआ है वो अचंभित करने वाला है। पर उससे भी ज्यादा अचंबा यह है कि देश में उसको लेकर कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई। हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 विषयों पर हमारी बातचीत है। पहले बातचीत यासीन मलिक के संदर्भ में। इस संदर्भ में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर कुछ बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा संक्षिप्त है। महान दार्शनिक हुए हैं अरस्तु। उन्होंने ये कहा था कि दंड एक प्रकार की औषधि है। तो दंड एक प्रकार की औषधि है, तो यासीन मलिक को जो दंड दिया गया है वो किस रूप में औषधि का काम करे? क्या यासीन मलिक को सुधार देगा, या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमारी समस्या उसे सुधार देगा, या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमारे यहाँ पर जो ये मानसिकता है कि ये पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, क्या पाकिस्तान को सुधार देगा? इसे रोशनी में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ में डॉक्टर राशिद चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और इन सबके बीच में अपनी राय देने के लिए राणा आलिफ जोहेब जी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राणा अली जी आपसे ही करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में एक शख्स है यासीन मलिक, जिसके ऊपर गंभीर किस्म के आरोप थे आतंकी घटनाओं में शामिल होने के संदर्भ में, आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के संदर्भ में, बड़े पैमाने पर पूर्व में हुए कश्मीरी पंडितों के कत्ले आम में शामिल रहने के संदर्भ में। ऐसे मामलों में आरोपी रहे शख्स को अगर सजा सुनाई जाती है तो इसके संदर्भ में पाकिस्तान के जिम्मेदार हुक्मरान या पाकिस्तान की जिम्मेदार राजनीतिज्ञ जिस प्रकार से समर्थन में खड़े होते हैं, क्या ये उस संदेह को पुष्ट नहीं करते हैं कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हिंसक वारदातें हो रही हैं, वो पाकिस्तान के प्रश्रय से हैं? आप वहाँ के सुधी पत्रकार हैं, थोड़ा नजरिया रखेंगे जिससे हिंदुस्तान की जनता समझ सके वस्तुतः वास्तविकता क्या है? बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान का जो मौकफ है वो आपके चैनल के तवज्जुह से रखने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बता दूं कि जब से यासीन मलिक साहब का ये केस ओपन हुआ तो इंडियन मीडिया को मैं जरा थोड़ा सा फॉलो करने लगा। मुझे ये पता इस खोज में मैं निकला कि केस एक्चुअल में है क्या। तो जो मीडिया के ऊपर जो इल्जामात लगते रहे हैं ना उनके ऊपर कि जी यासीन मलिक साहब जो हैं
वो स्कूल जो जलाए गए जम्मू कश्मीर में, वो उनका इल्जाम है कि वो उस पर वहां पर उसमें शामिल थे। उसके बाद 4 IAF ऑफिसर्स के कत्ल में शामिल थे। इसके अलावा जो उन पर इल्जामात हैं वो ये थे कि वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के साथ उनके तल्लुकात थे। अच्छा, इन इल्जामात के मुताबिक को देखते हुए मैं इंतजार उस दिन का किया मैंने 19/5 का, जिस दिन आपकी NIA की कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद जब वो फैसला मेरे हाथ में आया, मेरे पास वो 19/5 के फैसले की भी कॉपीज पड़ी हैं और कल के फैसले की भी कॉपीज पड़ी हैं जी। आप यकीन कीजिए, मैं सिर्फ इन दोनों दिनों के फैसलों में ये ढूंढता रहा हूं कि जो इल्जामात उनके ऊपर मीडिया में लगते रहे हैं, वो इल्जामात इस कोर्ट के फैसले में मौजूद क्यों नहीं है। जी। कोर्ट के फैसले में एक कोर्ट के फैसले देखें, जब आप FIR होती है, जब आप मुल्जिम को कोर्ट में पेश करते हैं तो उन पर इल्जामात जो लगते हैं, जब फैसला सुनाया जाता है तो उन इल्जामात को जो सबूत होते हैं जो कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं, उसको फैसले के अंदर उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि फैसला जो है वो पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया, या देखा है कि नहीं देखा, लेकिन दोनों दिनों के फैसलों के अंदर मुझे उन पर मीडिया के ऊपर जो इल्जाम लगते रहे हैं वो मुझे फैसलों में नजर नहीं आए। जी। यासीन मलिक साहब को जो भी सजा सुनाई गई है वो उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर सुनाई गई है। जी। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट जो लॉ को थोड़ा सा समझता है, मैं चूंकि लॉ का स्टूडेंट भी हूं, तो इस चीज को देखा जाए तो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर कोई भी फैसला किसी भी किस्म का, अगर सजाए मौत भी दी जाए किसी अक्यूज को और वो तख्तादार पर खड़ा हो और उसके गले में रस्सी डाली गई हो उसको सजाए मौत देने के लिए, और उस वक्त अगर वो कहते कि जी मैंने जो स्टेटमेंट दी थी वो दबाव में दी थी या मुझसे जबरदस्ती लिया गया था, तो वो केस को ट्रायल करना पड़ेगा। इस केस के अंदर जो सबसे बड़ी मैं ये समझता हूं कि जो भारतीय अदालतों को या जो NIA की कोर्ट है उसको ये करना ये चाहिए था कि उनको चाहे यासीन मलिक साहब की जो उनके पास स्टेटमेंट मुबैना तौर पे हम तो उसे यही कहेंगे क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर नहीं आया, उनकी कोई वीडियो स्टेटमेंट मीडिया में नहीं दी गई कि जी उन्होंने वाकई इकरार किया है, उनको इस केस का ट्रायल करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से इस केस का ट्रायल नहीं किया गया। ट्रायल ना करने की वजह ये थी, ट्रायल ना करने से हमें ये महसूस होता है कि इंडिया के अंदर कश्मीर के अंदर खासतौर पे जो भी लीडर, चाहे वो लीडर है चाहे वो कोई वहां का रहायशी है, वो जब भी आजादी की बात करेगा, वो जब भी इंडिपेंडेंस की बात करेगा, उसके ऊपर फेक FIR दर्ज की जाएंगी, उसको उठा के जेलों में डाला जाएगा, उसको फेक इंक्वायरीज का सामना करना पड़ेगा, और बदकिस्मती से यही यासीन मलिक साहब के साथ भी हुआ। हम ये समझते हैं, हमारा मौकफ ये है कि कोर्ट ने अपने कानूनी तकाजे जो हैं, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, वो उन्होंने कानून के मुताबिक नहीं की हैं, इसलिए ये जो सजा उनको दी गई है ये इल्लीगल है और इसको कोर्ट को इसका ट्रायल करना। मेरा एक सवाल है राणा साहब, अगर पाकिस्तान में कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान का वर्तमान स्वरूप है उससे उस देश को विखंडित करने की कोशिश करता है, अगर उस देश से अलग होने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान में उसके लिए कालीन बिछाया जाएगा या उसके संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी? जानना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यासीन मलिक को आज़ादी का मसीहा बता रहे हैं, क्या ये अपने आप में पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा नहीं करता है कि जो भारत की तरफ से लगातार आरोप रहता है, भारत में एक मानसिकता बनी हुई है कि कश्मीर में जो कुछ भी हिंसक वारदातें होती हैं उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है? क्या आप जैसा जहीन शख्स क्या महसूस नहीं करता है कि ऐसे नाजुक मसलों पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया एक देश में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने में ही मददगार है कि हाँ, आपके हाथ इतने लोगों के खून से रंगे हुए हैं? क्या कहते हैं राणा अली साहब, इसमें एक संयम की जरूरत नहीं है? बात से बिल्कुल एग्री इस पॉइंट पे करता हूं कि जो भी गलत काम जो रियासत को नुकसान पहुंचाए या रियासत की आवाम को नुकसान पहुंचाए, वो चाहे इंडिया में हो या भारत में हो, उसको कंडेम करना चाहिए और हम उसको कंडेम करते हैं। रही बात आपने ये कही कि कोई आपके वहां पे पाकिस्तान में रियासत से अलहदगी की बात करे तो आप उसको उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है JKLF, जिसके चेयरमैन यासीन मलिक साहब हैं, वो सिर्फ आपके वाले एरिया के कश्मीर में नहीं पाई जाती, वो पाकिस्तान के कश्मीर में भी पाई जाती है। पाकिस्तान के कश्मीर में आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, आप तारीख उठा लें 74-75 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि जो पाकिस्तान में कश्मीर पाकिस्तान के अंदर है, आजाद कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, उस कश्मीर के अंदर भी JKLF मौजूद है, उस कश्मीर के अंदर से भी आजादी की आवाज उठती है। लेकिन हमने आज तक किसी लीडर, किसी वहां के रहनुमा को आजादी की
जो जिद्दोजहद है उस पर हमने उनको जेल में नहीं डाला है। इसलिए ये बात आप छोड़ दीजिए कि सिर्फ ये आजादी की बात जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में होती है, ये पाकिस्तान में तो यहाँ राणा भी अली होती साहब हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए जो तथाकथित आज़ाद कश्मीर है वो अगर पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश करता है तो उसके संदर्भ में पाकिस्तान की हुकूमत को कोई ऐतराज नहीं होता है। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और डॉक्टर ताहिर चौधरी जी आपसे उस रोशनी में बात करना चाहता हूं जो राणा अली जोहैब साहब उल्लेखित कर रहे हैं। उनका कहना है कि ढंग से कोर्ट ने प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। वो आरोप जो मीडिया में सुनाई देते थे उनको लेकर कोई ट्रायल हुई हो ऐसा आदेश में दिखता नहीं है। 20 पन्नों का आदेश है ये। क्या आदेश इतना खोखला है जिसके चलते राणा अली जैसे अनुभवी पत्रकार ये बात कह पा रहे हैं, या आप आधिकारिक रूप से कहने की स्थिति में कि यासिन मलिक जिन आरोपों से घिरे हुए थे पूरी प्रक्रिया के अंदर वो आरोप साबित हुए और उसी के तहत ये सजा आई है? जी हिमांशु जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी ताहिर जी। हाँ, अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। राणा अली जोहैब साहब मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं ताहिर जी, और उनका यह मानना है कि कोर्ट में उन आरोपों को लेकर ट्रायल ही नहीं हुआ जो यासिन मलिक के संदर्भ में रहते थे। एक कन्फेशन, केवल एक स्वयं की स्वीकृति के आधार पर ही सजा सुना दी गई। ये कहीं होता है क्या? ये उनका मूल आधार है। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हमारी जांच एजेंसियां इतनी कमजोर थीं कि जिन आरोपों में ने यासिन मलिक को गिरफ्तार किया था उनकी पुष्टि के लिए कोई सबूत, कोई गवाह प्रस्तुत कर पाने में नाकाम रहे? नहीं, हिमांशु जी, जहां तक पाकिस्तान के तरफ से इस तरह का बयान दिया जा रहा है यासिन मलिक को लेके, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं जी। पाकिस्तान अपने आप को देखे, अपने कंट्री के हालात को देखे, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाए जी। जहां तक यासिन मलिक की बात आती है, बहुत लंबे टाइम से हमारी एनआई की जो एजेंसी और बाकी एजेंसी प्रॉपर ढंग से इसके ऊपर काम कर रही थी जी। और भारत का जो एक सिस्टम है, हमारे जो लॉ का सिस्टम है, बड़े अच्छे ढंग से काम किया जाता है। उसमें जब दूध का दूध पानी का पानी सामने आया है तो वो कल पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने भी देखा है और पूरी दुनिया ने देखा है कि वो इंसान जिसने 32 साल पहले जो काम किए थे, चाहे हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई हों, कितने कत्ल किए, इस इंसान के खून से रंगे हुए हाथ थे, और जब 32 साल के बाद इसको सजा मिलती है और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता है, बड़ा शर्मनाक बयान है। उनको एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान के ऊपर जब कोई बात करते हैं तो सोच समझ के किया करें। हिंदुस्तान का जो सिस्टम है पाकिस्तान की तरह का हमारा सिस्टम नहीं है। मैं बीच में रोकना चाहूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी जी। शर्म राणा अली जोहैब साहब के संदर्भ में कह रहे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान के संदर्भ में कर रहे हैं, या हम लोगों को शर्म आनी चाहिए? आप बता रहे हैं 32 साल पहले इस व्यक्ति के हाथ खून से रंगे हुए थे और वो व्यक्ति देश को बता रहा है कि मैंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है 1994 में हथियार छोड़ने के बाद में। किसकी बात को वजन दें, किस बात में वजन दें? खून से सने हुए हाथों को हमने थामे रखा है इतने सालों तक, इसमें हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए? या आज इस सजा को मिलने के संदर्भ में जो प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आ रही है उसमें पाकिस्तान को शर्मिंदगी होनी चाहिए? थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है मुझे, हम अपने पे शर्मिंदा हो या पड़ोसी मुल्क पर शर्मिंदा हो? देखिए हिमांशु जी, आप बड़े जमे हुए पत्रकार हैं और आप हर सवाल में से सवाल निकालते हैं, हर जवाब में से जवाब निकालते हैं। ये मैं हमेशा आपके साथ जब भी प्रोग्राम पे होता हूँ आपकी सारी चीजों को देखता हूँ। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पाकिस्तान को तो शर्मिंदगी होनी ही चाहिए, इस तरह के बयान करने के पहले सोचना चाहिए उनको। लेकिन हिंदुस्तान में हमारी मजबूरियां रही, हमारी ऐसी सरकारें रही कि जब यासिन मलिक को कभी सरदर्द भी होता था तो इसको एमआरआई के लिए एम्स में ले जाया जाता था। बहुत सारी सियासत होती थी, इन लोगों को रेड कार्पेट वेलकम किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे 70 साल के बाद हिंदुस्तान बदल चुका है। ये एक नए हिंदुस्तान का आगाज है जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं और होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब हैं। अब जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे रेड कार्पेट के ऊपर वॉक की है, हिंदुस्तान के गेस्ट रहे हैं और इस तरह के उन्होंने काम किए हैं, मुझे नहीं लगता अब उन लोगों की फाइलें खुल चुकी हैं, उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। ये तो अभी यासिन मलिक से शुरुआत हुई है, आने वाले अब दिनों में देखिए। बड़ी सराहना करता हूं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब आपकी वर्तमान सरकार के संदर्भ में, जैसा आपका दावा है। लेकिन 1994 से लेकर 2017 में गिरफ्तारी के बीच में 6 साल हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी सरकार के दौर को देखा है। माननीय अटल जी उसका नेतृत्व करते थे, वो कालीन बिछाने के दौर में वो हिस्सा भी शामिल है। उसको लेकर भी आपके उतनी ही नाराजगी है जितनी आपकी बाकी प्रतिपक्ष के नेताओं के संदर्भ में, प्रतिपक्ष की सरकारों के संदर्भ में। क्या आप मानते हैं कि मोदी जी में दम रहा? अटल
अटल जी जिस तरह के सियासतदान थे जी, उन्होंने हमेशा दिलों को जोड़ने की बात की जी, रास्तों को मिलाने की बात की जी, पड़ोसी के आगे हमेशा हाथ मिलाया। वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। वो जिस सोच के इंसान थे वैसे सोच के इंसान मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में दोबारा वापस आएंगे। आज वो ऊपर से खुश होंगे, लेकिन वो ये चीज भी कहा करते थे कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारा एक वो लम्हा आएगा, वो टाइम आएगा, आप उनके बयान पार्लियामेंट हाउस के याद होंगे कि अभी हम उस पावर में नहीं है, जब हम उस पावर में आएंगे तो 370 भी नहीं रहेगा और 35A भी नहीं रहेगा। मुझे बताइए मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? डॉक्टर ताहिर चौधरी, आप धारा 370 पे जाना चाहते हैं। देखिए, मेरा ये जानना था उनसे, बहुत ईमानदारी से जानना था, अगर खून सने हुए हाथ तब दिखाई दे रहे थे तो उस समय क्यों नहीं पकड़े गए। लेकिन मैं डॉक्टर राशिद चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। और राशिद चौधरी जी, ये सवाल आपके हिस्से में आ गया। कश्मीर की हिंसा के संदर्भ में कांग्रेस हमेशा कटघरे में खड़ी की जाती है। अब्दुल्ला परिवार के साथ हमदर्दी के चलते कश्मीर इस हालत में पहुंचा, और यासीन मलिक के संदर्भ में आप लोग अपने दौर में तो कालीन बिछाते रह गए, उसके किए की सजा अगर मिल रही है तो आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने के बाद मिल रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान की चिड़चिड़ाहट, पाकिस्तान की नाराजगी, पाकिस्तान की खिन्नता, ये सब जाहिर हो रहा है पिछले 24 घंटे में। क्या कहते हैं आप? आपने अपने समय पर न्याय नहीं किया, आपने अपने समय पर सही कदम नहीं उठाए, इसका कोई अपराध बोध आपके अंदर है राशिद जी? मुझे बड़ी अजीब ये बात लग रही है हिमांशु जी। छोटा मुंह बड़ी बात कह जाऊंगा जी, कि आप जैसा सीनियर पत्रकार जी, ये बात कहता है कि इंसाफ दिलाने में ये जो ट्रायल हुआ, जो किसी को सजा देनी है और नहीं देनी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हाथ हो सकता है, या किसी कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर का हाथ हो सकता है, या किसी भी प्राइम मिनिस्टर का। या आपने डॉक्टर ताहिर चौधरी की दलील नहीं सुनी राशिद जी? मुझ पे क्यों अचंबा हो रहा है आपको? ही टॉक्स, उनको कभी कभार वो पार्टी का अपना एक लाइन है, डेवलपमेंट होगी, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 370 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बगैर वो किसी सवाल का जवाब देंगे नहीं आपको डायरेक्टली। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो कुछ कंसर्न हमारे जो काउंटर पार्ट पाकिस्तान से उठाए हैं वो बड़े लीगल पॉइंट हैं। उन पे मैं अथॉरिटी नहीं हूं, या ताहिर चौधरी साहब तो हर चीज पर अथॉरिटी हो सकते, मैं नहीं हो सकता हूँ, मैं उन पे आऊंगा नहीं, क्योंकि सच में ही बड़े सीरियस ट्रायल को लेकर के उन्होंने जो बात की है, मैं उस पर थोड़ी देर तक सोच रहा था। आपको भी पता है कि वो क्या कह रहे हैं, वो एक अलग विषय है। यहाँ बात दुख की ये है कि क्या हम अपने जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, जो जुडिशरी है, उसको इतना कमजोर समझते हैं, अपनी एजेंसीज को इतना कमजोर समझते हैं कि वो एक सरकार के टाइम पे एक तरह से काम करती है और दूसरी सरकार के टाइम दूसरी तरह से काम करती है। भारत एक लोकतंत्र है और दुनिया का विशाल लोकतंत्र। इसमें जब जिसको जितनी सजा बनती है उतनी मिलेगी, देर है अबेर नहीं है। और तब भी एजेंसीज ने यासीन मलिक को अरेस्ट किया था, जेल के पीछे रहे। आप देख लीजिए कितनी देर, वो जितनी 2017 के जितने दिन जेल के पीछे गुजारे उससे कहीं ज्यादा पिछला जेल का टाइम यासीन मलिक का बनता है। स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड जो है वो इनको करेक्ट करना पड़ेगा। और जब वाजपेयी जी की बात आती है तब ये पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम वाजपेयी जी ने वो किया जी, ऐसा किया। उनकी पिक्चर्स, उनके वीडियोस, उनकी मैसेजेस क्लियर है। और ऐसी नहीं है, वो जब एक हथियार छोड़ के, हिंसा छोड़ के मेन स्ट्रीम पे आए तो उनको सभी लोगों ने स्वागत किया, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स। केसेस चल रहे थे, ट्रायल हो रहे थे, अब उन पे जाके कोई फैसला आया है तो अच्छी बात है। इस फैसले से आगे और भी दुनिया है भारत देश में, इस फैसले से आगे भी अपील का दौर है। और ये फैसला अटल फाइन लास्ट नहीं है। मुझे तो लगता है अगर जो इल्जामात हैं उन पर कार्रवाई होती, उनको नजर में रखा जाता तो ये सजाए मौत में भी आ सकता है, ये डायरेक्ट किसी और तरह से भी आ सकता था। अभी भी जाएगा, पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा। बहरहाल एक बात पक्की है कि जो अटल विश्वास हमारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, जुडिशनल अथॉरिटी में है, वो उसको डिस्टर्ब ना तो बीजेपी कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है, ना ही किसी को ऐसा सोचना चाहिए और मानना चाहिए। ये डिस्कशन जो है, हाँ, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनको ये अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वहां की जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है और यहाँ के में कुछ फर्क जरूर है। हाँ, ये भी सच है कि बीजेपी इस दर पर तुली है कि हमारा, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो गुहार लगानी पड़ी थी और प्रेस करनी पड़ी थी, या आरबीआई हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो इस वक्त बीजेपी की चोट पे है। बीजेपी उसको डिक्टेट करके अपने वे से काम करवाना चाहती है। मगर जब कभी हम कोर्ट की कार्रवाइयां देखते हैं, उनको फटकार देखते हैं, तो अच्छा भी लगता है कि
कोर्ट हमें भी माफ नहीं किया कभी। कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया था। आज मोदी जी के दौर में भी अगर वो कुछ डिक्टेट करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है नहीं सुनती है, क्योंकि वो सुनती है तो सिर्फ इस देश में तो देश का संविधान सुरक्षित है। डॉक्टर राशिद चौधरी को इस बात का भरोसा है, अदालत अभी भी दबाव में काम नहीं करती है, इस पे उनका भरोसा है। लेकिन कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं राणा अली जोहर साहब, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर डॉक्टर ताहिर चौधरी से मेरे पास कुछ पूछने के लिए सवाल है, उस पर चलते हैं। जी राणा जी। मैं सर एक छोटी सी इसी आपकी जो लीगल प्रोसीडिंग है ना उसको लेके छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूं कि शायद आपको याद होगा कि गाजी इल्मदीन शहीद का एक केस चला था पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेशन से पहले। उन्होंने जिस बंदे को कत्ल किया था कोर्ट के अंदर उन्होंने ये कन्फेस किया, सेम कन्फेशनल स्टेटमेंट थी जैसे यासीन मलिक साहब किया है। उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर जज साहब ने कहा कि जी मैंने मर्डर किया है जी। अब खुशकिस्मती उनकी ये थी कि उनके लॉयर जो थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे जो पाकिस्तान के बानी है। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनको मिले और उनको ये कहा कि गाजी साहब आप एक काम करें, आप अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट से मुकर जाएं तो दुनिया की कोई ताकत आपको मर्डरर जो है वो साबित नहीं कर सकती है। अच्छा, अब लॉ ये है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, कानून ये है कि जब कन्फेस कोई भी अक्यूज जो है वो कन्फेस कर लेता है तो उसके बाद उनको जो चार्जेस उन पर होते हैं उसके मुताबिक उनको सजा दी जाती है। लेकिन उस केस के अंदर, गाजी इल्मदीन शहीद केस के अंदर, जो सेशन जज थे उस वक्त लाहौर के, उन्होंने ये कहा कि आपने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी है, हमारे पास महफूज हो गई है। अब इसके बावजूद केस का ट्रायल होगा, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक केस बन चुका था, वो उस वक्त एक इंटरनेशनल आप ये कहने के बन चुकी थी। इस केस में हमारा सिर्फ एक पॉइंट ये है कि एक कन्फेशनल स्टेटमेंट जो कि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि मलिक यासीन मलिक साहब ने वो दी भी है कि नहीं दी, जहां पर आप केस का ट्रायल ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो गवाहों का जिक्र कर रहे हैं, आप जो जिस तफ्तीश की बात कर रहे हैं, क्या आपने कोर्ट में ट्रायल के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान वो गवाह कोर्ट में पेश किए? एक गवाह भी पेश नहीं किया आपने एक भी जिन इल्जाम के साथ उनको जोड़ा उनमें से कोई एक केस से रिलेटेड एक बंदा भी आप कोर्ट में नहीं पेश कर चुके, तो किस बात की इन्वेस्टिगेशन? इसका मतलब ये था कि ये पूरे का पूरा जो केस है वो बिल्कुल फ्रेम किया हुआ, और मैं इनकी बात से एग्री करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट जो इस वक्त बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब, एनआईए की कोर्ट ने वो फैसला दिया है जो मोदी सरकार ने उनको डिक्टेट किया है। काफी गंभीर किस्म का आरोप लगा रहे हैं आप राणा अली जोहर साहब। मैं माफी के साथ चाहूंगा, अभी इस देश के हालात ऐसे नहीं हुए हैं कि अदालतें सरकार के निर्देश को आदेश की शक्ल में व्यक्त करें। बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर ताहिर चौधरी से आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहता हूं। डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, आपसे जानना ये चाहता हूं, अपनी एजेंसी के संदर्भ में जिसका नाम NIA है, कैसा काम किया इसने? जितने गंभीर किस्म के आरोप यासीन मलिक के संदर्भ में है, कई हत्याओं के संदर्भ में उनकी संलिप्तता के आरोप हैं, कई हत्याओं का कारण बनने के संदर्भ में आरोप हैं। इस देश में कोई व्यक्ति एक या दो लोगों की हत्या कर देता है तो उसके संदर्भ में उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। यहां पर तो कत्ल का धारावाहिक सिलसिला चला है। क्या आपको इस नाकामी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, कोई क्षुब्धता नहीं है कि हम ऐसे गवाह, ऐसे सबूत, ऐसे तथ्य अदालत के सम्मुख रख पाने में नाकाम रहे अपनी एजेंसी के माध्यम से, जो इस दुर्दांत व्यक्ति के संदर्भ में फांसी की सजा को दिलवा पाते? क्या इसको लेकर कोई शुद्धता नहीं है? इसको लेकर असंतोष नहीं है? इसको लेकर आपके मन में पीड़ा नहीं है? ये सवाल है आपसे। देखिए हिमांशु जी, जहाँ तक यासीन मलिक की कल के केस की सुनवाई हो रही थी, उसका फैसला आया कि उम्र कैद कर देगी, बहुत सारी चीजें सामने थी। NIA जो हमारी एजेंसी चाहती थी कि उम्र कैद की सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए, लेकिन उनको उम्र कैद की सजा देगी, इस तरह की चीजें भी चैनलों से सामने आ रही थी। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इसके ऊपर हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं वो देख रही होंगी, जजेस बहुत सारी चीजें स्टडी कर रहे होंगे। आने वाले टाइम पे क्या फैसला आता है और क्या कन्वर्ट इसमें होता है उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम उनको उम्र कैद जो दे दी गई है उससे भी हम लोग संतुष्ट हैं। एटलीस्ट जिन लोगों को आज तक गम सहने पड़ रहे थे उनको कहीं ना कहीं हम उनके जख्मों पे मरहम लगाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सजा कम है, उनको मौत की सजा होनी चाहिए थी, फांसी दी जानी चाहिए थी। और आज के टाइम पे भी जो हमारी एजेंसी है उसके ऊपर काम कर रही होगी, NIA काम कर रही होगी। थोड़ा समझना मुश्किल है, आप हैं कहाँ खड़े? मतलब आप इधर भी खड़े, उधर भी अड़े, इधर भी खड़े टाइप की बात बोल रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना भाई, या तो सीधे तौर पे अपना असंतोष व्यक्त कीजिए,
यह सजा अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है? हमारी एजेंसी उतनी तथ्यात्मक बात नहीं रख पाई जो इस व्यक्ति को फांसी की सजा दिला पाती, या सीधे कहिए जैसा गुनाह किया था उतने तथ्य रखेगा और उसमें यही सजा ठीक है, हम इतने से संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट भी है, हम असंतुष्ट भी है, ये कैसी बात हुई? मेरी बात सुनिए हिमांशु जी। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे लगता है जो मेरे नॉलेज में भी नहीं होंगी, आपके नॉलेज में भी नहीं होंगी। एनआईए ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ताहिर चौधरी जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक बेहद संवेदनशील प्रदेश के सम्माननीय प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी जी इतने नाजुक मसले के संदर्भ में ये कह के बचना चाहें, अब कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी, कुछ चीज़ें होंगी मुझे पता होंगी। आप जिसे अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर व्यक्त कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जानकारी के अभाव की बात करें तो ये तो आप राणा अली जोहब साहब के हाथ ही मजबूत कर रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, थोड़ा आपसे दमदारी की उम्मीद है, तथ्यों की उम्मीद है और उसके स्तर पर स्पष्टवादिता की उम्मीद है। मैं वापस लौटता हूँ, पर डॉक्टर राशिद चौधरी से भी समझना चाहूँगा, क्या यासीन मलिक को जितनी सजा मिली पर्याप्त है, या जिस प्रकार के गंभीर इल्जाम है, जिस प्रकार के अपराधों में उनकी सहभागिता रही है, राशिद जी आपको लगता है अगर जुर्म साबित हो रहा है तो सजा इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, और नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियों की नाकामी है, उन्हें अपने काम को दुरुस्त करना चाहिए था? देखिए, दो चीजें हैं इसको, केस को लेकर के। जी एक तो ये है कि या तो जितने गंभीर आरोप हैं जी वो सही है, और अगर वो सही है तो फिर ये सजा काफी नहीं है जी, और वो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो हमारी एजेंसीज ने काम किया है वो इन गंभीर आरोपों को असेस किया है, इनके जो एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो बाकी एविडेंस है उसको पेश करने की, उसको जोड़ने की कोशिश की गई है, और उसमें कहीं बात बन नहीं पाई और उसके बाद ये सजा जो है मिली है। अब ये बहुत एक ऐसा मामला है जो लीगल भी है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी जुड़ा है। इसमें क्या मामला है वो तो बाद में है, पर जो सामने मामला एक दिखाई देता है, जो एज ए इंडियन में फील करता हूं, वो ये है कि जितने इल्जामात एक व्यक्ति पे, अगर किसी भी व्यक्ति पे ऐसे इल्जामात हों तो फिर ये सजा सामने आए तो उसका सीधा सीधा मतलब ये जाता है, मैं किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ऐसा लगता है, ऐसा सीधा मामला जाता है कि भैया जो एग्जीक्यूटिव है, जो डिफेंस था, जो हमारा जो प्रोसिक्यूशन था, जो हमारे लोग हमें रिप्रेजेंट करते थे, जो हमारी एजेंसीज थी, वो कहीं ना कहीं नाकाम रही हैं उन इल्जामात के। तो डॉक्टर राशिद चौधरी इस विषय के संदर्भ में इस राय के साथ है, जैसे गंभीर किस्म के आरोप हैं उस लिहाज से इतनी सजा पर्याप्त नहीं है। अगर ये आरोप साबित होने लायक थे, कहीं ना कहीं चूके हम। आखिरी टिप्पणी, एक बार डॉक्टर ताहिर चौधरी को लगा कुछ और बोलना चाहिए, इतनी गंभीर जगह से बैठे हैं तो मुझे भी लगता है कि उनकी बात सुननी चाहिए। जी डॉक्टर ताहिर। हिमांशु जी, इस चीज के ऊपर बहुत बहस हो रही है कि उन्हें उम्र कैद क्यों देगी, उनको फांसी क्यों नहीं देगी। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, इसके ऊपर आज भी वर्क चल रहा है। कल आपने मिसेस खन्ना का बयान नहीं सुना होगा, जिनके पति को मार दिया गया था, एयरफोर्स ऑफिसर को जी। वो आज भी इस चीज के लिए जंग लड़ रही हैं कि मौत का बदला मौत। देखिए, इंडिया के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जो इस चीज को समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि उनको फांसी देनी चाहिए थी, एक अच्छा मैसेज जाता ऐसे इंसान को फांसी देने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इस चीज के ऊपर वर्कआउट हो रहा है और आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें तो कुल मिलाकर अगर हम मर्म पे पहुंचे तो यह फैसला असंतोष व्यक्त कर रहा है, संतोष नहीं। असंतोष पाकिस्तान में भी है और असंतोष हिंदुस्तान में भी है। पाकिस्तान में असंतोष इस बात को लेकर है कि यासीन मलिक एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मसीहा थे, उनके संदर्भ में भारत की अदालत ने इस किस्म का फैसला कैसे दे दिया, कैसे ऐसे मसीहा को उम्र कैद दे दी गई। वहीं भारत के स्तर पर बात करें तो भारत की जनता के अंदर मानसिकता यह है, भारत की लोगों की सोच ये है कि यह कैसा फैसला है, एक व्यक्ति जो इतने गंभीर किस्म के अपराधों में शामिल रहा है उसके संदर्भ में मौत की सजा की जगह आजीवन कारावास, क्या यह वाकई न्याय है? विचार का विषय है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारी एजेंसियां कुछ इस तरीके के तथ्य, इस तरीके के प्रमाण, इस तरीके के सबूत अदालत के सम्मुख रख पाने में कामयाब होंगी कि वास्तविक अंजाम तक इस शख्स को पहुंचाया जा सके और पाकिस्तान जो इसने पे ही बिलख रहा है उसे भी विचार करना पड़े कि वो किस व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस संवेदनशील मसले का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भारत की राजनीति में एक क्रांतिकारी घटना पिछले दिनों जो हुई है पंजाब के संदर्भ में, उसको लेकर कुछ गंभीर किस्म की बात करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जो रोज लोहे से लोहा लेते हैं वो जानते हैं कि स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी के बिना अधूरी है। जीके टीएमटी बार्स, शानदार स्ट्रेंथ, बेमिसाल फ्लेक्सिबिलिटी। जीके टीएमटी, सपनों को जी के देखो। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा अब जो विषय है वो है सिंगला का हिसाब आप लाजवाब। संदर्भ ये है कि विजय सिंगला आज से 3 दिन पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की सरकार में जिम्मेदार मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य महकमे को संभालते थे। उन्होंने 28 मार्च को एक बयान दिया था जिसमें यह कहा था कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा उन्होंने था, बर्दाश्त उनके मुख्यमंत्री ने किया। भगवंत मान ने 24 मई 2022 को इतिहास रच दिया और रचा इस रूप में कि उन्होंने विजय सिंगला को अपने मंत्रिमंडल से यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि उनके पास इस बात के पुष्ट प्रमाण है कि इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कमीशन खोरी करने की कोशिश की, कमीशन मांगा सप्लायर के माध्यम से और इसके चलते इन्हें बर्खास्त किया जाता है। और बर्खास्तगी की कार्रवाई केवल नहीं की गई, साथ ही पुलिस को भी मामला दिया गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। 27 मई तक रिमांड पर है। आजाद हिंदुस्तान के अंतर्गत यह अपने आप में अनूठा किस्म का मामला है। हमारे देश में पहले इतिहास इस प्रकार का जरूर रहा कि मंत्री पर कुछ आरोप लगे और उस मंत्री ने उन आरोपों की जद में आने के बाद नैतिकता के आधार पर अपना त्यागपत्र प्रस्तावित किया और सरकार के मुखिया ने उन्हें स्वीकार कर लिया। बाद में ये चलन बदला। अब आरोप लगते हैं बेशर्मी की तरीके से। शब्द पर किसी को ऐतराज हो सकता है, लेकिन सच यही है, लोग किसी किस्म के इस्तीफे को तो छोड़िए, उसमें शर्मिंदगी का भी एहसास नहीं लेते हैं। अभी हाल ही के मामलों में देखा जाए तो अचरज हो सकता है कि नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, इस समय जेल की सीखचों के अंदर हैं और जेल में रहते हुए उन्हें महीनों हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनका दर्जा मंत्री के तौर पर सरकार में लिखा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो एक नई उम्मीद के तौर पर 1 दशक पहले अस्तित्व में आई, क्या वाकई राजनीति में एक नव प्रेरणा का कारण बन रही है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रामविलास शर्मा जी हैं, हरियाणा प्रदेश भाजपा के दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, खांटी भाजपाई हैं, स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जो संस्कारों के लिए ख्यात है, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ में रविंदर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही हमारे साथ एकराम संधू जी हैं, जो प्रवक्ता हैं इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आप तीनों का स्वागत है। पर चर्चा की शुरुआत रविंदर सिंह जी से करना चाहता हूं। रविंदर सिंह जी, ये क्या हो गया? आप तो बताने के लिए गए थे कि आप ऐसी सरकार देंगे जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होगा, कोई नामो निशान नहीं होगा, पर हो क्या रहा है? अपने ही मंत्री के कारगुजारी को आप देख रहे हैं। वस्तुतः आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है या बाकी मुद्दों पर नाकामी के चलते अपने बीच से एक मुर्गा निकाला और उसका सर कत्ल कर दिया? जानने में दिलचस्पी है, वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग गंभीर हैं या इस माध्यम से बाकी मामलों से निगाह हट जाए और आपकी जय जयकार इस संदर्भ में होती रहे, इसलिए आपने ये कदम उठाया? थोड़ा समझना चाहता हूं, समझाएंगे? हिमांशु जी, देखिए, बड़ी आपने जो जिस तरह के संदर्भ में जिस तरह की भूमिका बांधी है वो अपने आप में बड़े सवाल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि आपने बात की है, किसी भी पार्टी के पास कोई ऐसा थर्मामीटर या कोई टेस्ट नहीं है जो कर सके कि ये आदमी कल को भ्रष्टाचार करेगा या ये आदमी करेगा या नहीं करेगा। हाँ, किसी भी लीडर में या किसी भी पार्टी के एक विचारधारा में वो चीज जरूर होनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। और मान साहब ने बताया है कि 1% भ्रष्टाचार की भी जो गुंजाइश है वो आम आदमी पार्टी में नहीं है। अगर कोई 1% भी करेगा तो आम आदमी पार्टी में उसका यही हशर होगा। मेरा एक सवाल है रविंदर सिंह जी, 2 अलग अलग बातें हैं। एक है आम आदमी पार्टी और एक है भगवंत मान के नेतृत्व की सरकार। भ्रष्टाचार भगवंत मान को स्वीकार नहीं है या आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं है? यह सवाल इसलिए है कि भ्रष्टाचार के आरोप की जानकारी भगवंत मान जी को लगी, उन्होंने उसकी पुष्टि कराई, पुष्टि हुई, उन्होंने मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया। लेकिन जिस पार्टी का नेतृत्व माननीय अरविंद केजरीवाल करते हैं, उन्होंने क्या किया? विजय सिंगला जेल में है, पर आम आदमी पार्टी के सम्मान्य नेता, कार्यकर्ता और विधायक हैं।
क्या आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? अगर वाकई आपको भ्रष्टाचारी 1% भी स्वीकार नहीं है तो फिर अभी भी माननीय विधायक क्यों है विजय सिंगला जी आम आदमी पार्टी के? आपकी जानकारी में इजाफा कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी ने उनको अपनी मेंबरशिप से अगर परिचय कर दिया, आप इससे बड़ा क्या बताएंगे? ये पंजाब के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। उसका कारण क्या है कि ऑपोजिशन को किसी को नहीं पता था। सीएम साहब को जाके कंप्लेंट मिली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और उसकी पुष्टि करने के बाद वो कवर भी कर सकते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसी वजह से सीएम साहब ने उनसे पूछा, उनके कबूल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की और एफआईआर की, अपने मंत्री पे की, किसी म्युनिसिपल काउंसिलर पे नहीं की, किसी प्रधान पे नहीं की, किसी एमएलए पे नहीं की। कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया, एफआईआर की। आज सलाखों के पीछे है, आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखाया गया है। विधायक वाली जो उसकी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन मैं हिमांशु जी आपको एक बार फिर बता देता हूं, इसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। राजनीति क्या हो रही है? कांग्रेस कर रही है राजनीति, बीजेपी कर रही है, अकाली दल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान का जो करप्शन के विरुद्ध मैं बार बार अपनी तकरीरों में हिमांशु जी एक बात कहता रहा हूं कि ये 2022 के जो इलेक्शन हुए हैं ये अपने आप में ये बहुत आश्चर्यजनक इसलिए भी है कि जहां पर हमने रेत माफिया की बात की, ड्रग माफिया की बात की, लैंड माफिया की बात की, सैंड माफिया की बात की, इन इलेक्शन में एक और चीज साफ हुई है। वो साफ हुई है पॉलिटिकल माफिया। जितना भी 75-25 का हिस्सेदारी चलती थी, अगर कांग्रेस ऑपोजिशन में है तो उसको 25% कट मिलेगा और सरकार को 75% मिलेगा। अगर अकाली दल ऑपोजिशन में है तो उसको 25% मिलेगा और कांग्रेस को 75% मिलेगा। इस चीज का खात्मा जो है आम आदमी पार्टी ने किया है, और यही कारण है कि 1% जो करप्शन है, चाहे वो अपना मंत्री ही क्यों ना कर रहा हो, बर्दाश्त नहीं किया है। करप्शन के खिलाफ काम करके दिखाया है। ये संकल्प जो लिया था उसे साबित किया है। कितनी शर्मिंदगी है। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इकराम संधू जी, आपको इस बात को लेकर जो काम 137 साल की पार्टी नहीं कर पाई वो 10 साल पुरानी पार्टी ने करके दिखा दिया। राजनीति के अंदर शुचिता की नई मिसाल कायम कर दी। एक आप है, महाराष्ट्र में सरकार में है, आपके सहयोग से सरकार है। देशद्रोहियों के साथ जुड़े रहने के आरोप में आपके मंत्री जी जेल की सजा काट रहे हैं, तो भी वह आपकी सरकार के मंत्री हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। कितनी शर्मिंदगी अंदर से आ रही है इकराम संधू जी। कहां ये हैं वो कहां हम हैं। नमस्ते मंशु जी। जी, आप जब हम नवाब मलिक जी की बात करते हैं वो उसकी हम एक और डिस्कशन कर सकते हैं जी। तो थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि नवाब मलिक का आपको भी पता है कि वो एक पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है वहां जी। अभी उनके अगेंस्ट एक कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले जी ने कहा भी था एक टाइम पे कि भाई इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बट फिर एनसीपी ने एक डिसीजन ली कि नहीं, ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हम इसे लीगली फाइट करेंगे, तो उसे हम छोड़ देते हैं। उसकी डिस्कशन हम कभी और कर लेंगे। दूसरा हम आ जाते हैं जो सिंगला जी का केस है जी। अब मैं स्वागत करता हूं अगर इन्होंने ये कदम उठाया है और पारदर्शिता के साथ उठाया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया। बट पारदर्शिता ही नहीं है इसके अंदर जी। अगर आप देखिए इसके, अब मैं 2 उदाहरण देता हूं जी। ये दूसरा उदाहरण, एक पहला उदाहरण था आज से 6 साल पहले जी। इनके कन्वीनियर होते थे छोटेपुर जी जी। अगर आपको याद होएगा 2017 की इलेक्शन से पहले जी इनकी सेंट्रल लीडरशिप आपने क्या कहा कि जी हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जी, जिसके अंदर हमें पता लगा है कि छोटेपुर जी ने 2 लाख रुपए लिए हैं किसी से जी, और उस बिना के ऊपर छोटेपुर जी जो पूरे पंजाब में घूम रहे थे कि जी मैं तो फ्यूचर सीएम हूं ऑफ पंजाब, अगर आप 2016 में जाइए, उन्हें इन्होंने जिसे कहते हैं अनसेरेमोनियसली कन्वीनियर की पोस्ट से निकाल दिया और वो पार्टी भी छोड़ गए जी। 6 साल हो गए हैं, वो टेप आज तक किसी ने नहीं देखी जी। इससे उन्होंने 2 लाख रुपए लिए, किस चीज के लिए लिए, क्या तर्क थे, कुछ नहीं पता जी। अब क्या छोटेपुर जी ने करप्शन की थी या उन्हें निकाला गया जी 6 साल बाद नहीं पता। तो ये तो पारदर्शिता के जो हमसे
है दंड भेद पे, तो ये 0 है, हमें पता ही नहीं क्या हुआ 6 साल बाद जी। अब आप आ जाइए सिंगला जी के केस में जी 3 दिन हो गए हैं कि जी हमें पता लगा है कि एक स्टिंग किया है, किसने किया पता नहीं, कोई और इन्वॉल्व है इसके अंदर, कोई खबर नहीं। बट जी ये किसी कॉन्ट्रैक्टर से 2% मांग रहे थे, एक पे बात हुई, 5 लाख दे दिए गए बयाना के तौर पे, और फिर हमने ये एक्शन ले लिया। अब आप पंजाब के अंदर इतनी अटकलें चल रही हैं इसके ऊपर, कोई कह रहा है जी टेप के अंदर और लोगों के भी नाम है जी, तो ये तो बलि का बकरा बना के इसे पहले ही दफना दिया जाए, वो है। दूसरी अटकलें लग रही हैं कि जी ये टेप है, ये मीडिया को एक्सपोज हो रही थी, तो इसलिए वो कहते हैं ना हाई मॉरल ग्राउंड ले ले पहले जी, इसलिए इन्होंने आनंद फानंद में सब कुछ किया जी। अब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बट जब तक आप इसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, जब तक जनता को पता नहीं लगेगा कि हुआ कैसे है, ये तो जैसे होता था ना कि हम सुनते होते थे कम्युनिस्ट कंट्रीज होती थी, हम चाइना का नहीं सुनते कि जी चाइना में एक प्रोविंस के अंदर शी जिनपिंग ने डिसीजन ली और पूरा जो सा पॉलिट ब्यूरो था वहां का चेंज कर दिया, क्योंकि जी वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री की ट्रेडिशन नहीं है। अगर आपने किया है और आप इसके तर्क दें कि भी किस बेसिस पे किया है, ये टेप है, ये ऑडियो तर्क दिया तो हुआ है, उन्होंने बाकायदा टेप हवाले किया हुआ है, पुलिस के मामला पुलिस के पास है, कस्टडी में लिया गया है, अदालत में अब साबित किया जाएगा। भगवंत मान ने अपने आप को दांव पर लगा दिया है क्योंकि उन्होंने उसका संदर्भ में दावा किया है, पुष्टि के संदर्भ में। मैं जानना चाहता हूँ इकराम जी, आप इस बात को लेकर आनंदित नहीं है, आपको खुशी नहीं है, आपको प्रसन्नता नहीं है कि जिस देश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार के तौर पर तब्दील हो चुका है, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप से किसी के चेहरे पर शिकन नहीं आती, उस देश में एक सरकार ने अपने ही मंत्री के भ्रष्टाचार के आचरण को स्वीकार करते हुए उस पर कार्रवाई की है। कि आपको नहीं लगता है कि आपकी तो केवल 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, बाकी में तो विपक्षी है, बाकी विपक्षियों के संदर्भ में नजीर बने, बाकी लोग भी अपने यहाँ पर जो ऐसे महानुभाव है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं? क्या ऐसी कोई मांग करने की इच्छा इकराम जी आपके अंदर नहीं आती है? देखिए सर, हमारी तो 0 टॉलरेंस है टू करप्शन, लेकिन इसके अंदर मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। अब आजकल हम सारे एंजॉय कर रहे हैं, आईपीएल चल रहा है जी, अब शाम बहुत बढ़िया निकल जाती है। अब आईपीएल में क्या होता है जी, एक अंपायर ने कोई डिसीजन ली तो उसके अगेंस्ट एक रिव्यू होता है। अब आप भी मैच देखते हैं, रिव्यू में बड़ा साफ दिखता है कि जो गेंद है वो जाके बल्ले पे नहीं लगी, वो तो पैर पे लगी है जी। लेकिन जो अंपायर है वो कहता है जी मुझे अल्ट्रा एज दिखाओ जी, कि भाई 0.1% भी डाउट ना रहे कि कहीं बैट तो नहीं लगा था जी। वो चेक करते हैं, अल्ट्रा एज नहीं आई, वो कहता जी आप बॉल ट्रैकिंग पे आ जाओ, बॉल ट्रैकिंग दिखाता है कि जी सब ठीक है, वो कहता जी आउट हो गया जी। उसके बाद चाहे मैं पंजाब को सपोर्ट करता हूं, मेरा बल्लेबाज आउट हो जाए, मैं उसके अंदर जैसे कहता ना आई कांट फाइंड अ फॉल्ट इन द डिसीजन जी। अब यहां अब आप क्या कर रहे हो कि भाई एक आपने तर्क दिया है कि इस बेसिस पे हमने ये एक्शन ले लिया, बट वो क्या तर्क है वो तो आप पब्लिक डोमेन में तो है ही नहीं। आप कह रहे हो जी हमने पुलिस को दे दिया, अब पंजाब पुलिस जो बेहाल हुई, माफ कीजिएगा, आप उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें ऐसे नेता रहे कि एक लाल बहादुर शास्त्री रहे, एक रेल दुर्घटना हुई, उन्हें उस दुर्घटना में अपना नैतिक तौर पर अपराध महसूस हुआ और उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आज तर्क दे दिया जाता है अरे मंत्री को ट्रेन चलाता है क्या जो वो इस्तीफा दे, लेकिन आपके पास में ऐसी विरासत रही है। तो ऐसी विरासत रखने वाले लोग आज आरोपों के संदर्भ में ये संदेह पैदा करें, थोड़ा अचंबा होता है मुझे। या अचंबा इसलिए आपको हो रहा होगा यार ऐसा हो कैसे सकता है कि महज एक आरोप एक मंत्री के संदर्भ में हुआ और उसको इस तरीके से बर्खास्त कर दिया। लेकिन मेरे साथ में रामविलास शर्मा जी हैं, 5 दशक की राजनीति का उनके पास तजुर्बा है, सुशासन के संदर्भ में, सदाचार के संदर्भ में। सबसे ज्यादा बात इस देश में अगर किसी ने की थी तो वो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने की थी। पर इस समय भाजपा की सरकारों के संदर्भ में भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े रहते हैं। रामविलास जी, जो कहने और करने की जिम्मेदारी आपकी थी वो आपकी जगह आप कर रही है, कुछ कहेंगे? हिमांशु जी नमस्कार जी। आपने बड़ा कठिन और जटिल
मुद्दा जो आपका स्वभाव है वो आज लिया है जी। और रविंदर सिंह जी कह रहे थे कि हमने बड़ा चमत्कार किया है। केजरीवाल जी मेरे पड़ोसी भाई हैं, 22 किलोमीटर मेरे गांव से दूर सिवानी के रहने वाले हैं जी। हम अपने भाई को अच्छी तरह से जानते हैं जी। और आप जो पार्टी है जी, ये बेचारा एक गरीब बनिया विजय सिंगला को इन्होंने एक इवेंट हुआ है जी। मैं कुछ बातों से इकराम साहब की, संधू जी की बात से ये एक इवेंट बनाया गया जी। विजय सिंगला को टिकट दिया तब से लेकर जी। ये दिखने में जो बात लगती है न हिमांशु जी, जी। ये वो प्याज की गट्ठी है जी। जिसकी परतें आप उतारेंगे। जी। मैं इनके इतिहास में नहीं जाना चाहता, सिद्धांत तौर पर ये दिखने में एकदम अच्छा लगता है, चमत्कारी लगता है, क्रांतिकारी लगता है, परंतु ये सच्चाई ये नहीं है। जी। सच्चाई इसके पीछे आज भगवंत मान सरदार जी बेचारा वो कोई तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर पा रहा। जी। डीजीपी की ट्रांसफर, चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफर, राघव चड्ढा उस कैबिनेट में बैठते हैं। जी। मतलब सारे संवैधानिक जो प्रावधान है, जी। हम भी 3 बार हरियाणा सरकार में चौधरी देवीलाल के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे, चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहे, मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव तो हम नहीं रखा जी। परंतु संवैधानिक जो परंपरा है और पंजाब पुलिस का किस तरह से पंजाब पुलिस को किस तरह से दिल्ली की सरकार इस्तेमाल कर रही है। आपने तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में देखा, वो हरियाणा पुलिस अनिल विज ने बेचारे ने इंटरवीन किया और वो माननीय अरे रामलाल जी आप बहकाइए मत, कहाँ बग्गा वग्गा पे पहुंच गए आप विजय सिंगला की बात करते हुए। आपसे सवाल है सदाचार की, शुचिता की, ईमानदारी की बात सबसे ज्यादा इस देश में किसने की? आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने की। व्यवहार में क्या किया? येदियुरप्पा जी इतने गंभीर मामलों में आरोपी, आपने उन्हें वापस मुख्यमंत्री बनाया, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बेल्लारी के रेड्डी बद्दू, क्या किया आपने? कालीन बिछा के रखा हुआ है। तो आप जिन लोगों के संदर्भ में जो करना चाहिए तो उसके स्थान पे क्या किए, देश के सम्मुख है। अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देश के सम्माननीय गृह राज्य मंत्री निशाने पर हैं। अदालत ने साफ तौर पे कहा कि इस व्यक्ति को जमानत कैसे मिल गई उनके बेटे के संदर्भ में। आपसे जानना ये चाहता हूँ रामलाल जी, आपके 5 दशक राजनीति में हो गए, संघर्ष के हो गए, कि आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कदम पंजाब के संदर्भ में उठाया है पूरे देश के लिए नजीर बनना चाहिए और बाकी सरकारों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि जनता का भरोसा बन पाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई महज एक जुमला नहीं है बल्कि इसे यकीन में भी बदला जा सकता है, व्यवहार में देखा भी जा सकता है। ये जानने में मेरी दिलचस्पी है, क्या कहेंगे आप? नहीं हिमांशु जी, मैं इस बात से मैंने शुरू में भी कहा जी कि एट द फेस ऑफ इट जी ये दिखने में चमत्कारी बात लगती है, क्रांतिकारी बात लगती है जी, परंतु मैं हिमांशु जी और आप भी जानते हैं जी, मैं इसका आगा पीछा भी जानता हूं जी। और आपने सही पूछा रविंदर सिंह जी से कि वो सदस्यता, आप तो राजनीतिक लोगों की खाल उधेड़ने में मशहूर हैं, आप किसी की वो और हिमांशु जी जैसा पत्रकार देश में है, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है जी। परंतु मैं आपको ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी, इसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, परंतु ये घटना आज आपके यहाँ सारा वीडियो कैमरा रखना जी, आज पंजाब के लोगों से कुछ कहा, इकराम भाईजान ने भी सही कहा, यदि ये घटना नजीर बननी चाहिए जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। जी, बाकी लोगों के लिए ये घटना नजीर बने,
परंतु इसके पर्दे के पीछे और जो कुछ होने वाला है आगे, जो संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं उनका जो उल्लंघन हो रहा है, आप भगवंत मान जी से रात के समय में कभी अकेले में पूछिए कि आप मुख्यमंत्री के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं। राघव चड्ढा जी का कितना दखल। रामविलास शर्मा जी जिस तरफ बार बार इंगित कर रहे हैं, मैं उसी बात को लेकर रविंदर सिंह जी के पास आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय सीमित है। और रविंदर जी, सीधे तौर पर आपसे जो समझना है मुझे वो ये है कि कौन है विजय सिंगला। विजय सिंगला जी वो है जिसने शुभदीप सिंह मूसावाला जैसे मशहूर गायक को हराया, नहीं बहुत बुरी तरीके से हराया। पंजाब में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाले शख्स का नाम है विजय सिंगला। बार बार ऐसा लग रहा है कि विजय सिंगला सियासी साजिश के शिकार हो गए। लोगों ने घेर दिया और लोगों ने घेर के उनको शहीद करा के आम आदमी पार्टी, जो पंजाब में बाकी मुद्दों पर विफल हो रही है, उससे सूझ नहीं रहा है कि जो वादे उसने किए थे, जो दावे उसने किए थे, उनका कैसे क्या कुछ करे। तो इस रास्ते पर चल के 4-6 महीने काटने की कोशिश की है। इत्तेफाक रखते हैं आप? जो बात इकराम संधू जी ने कही कि आपने उस समय पर भी बताया था कि हमने स्टिंग किया है, फिर वो स्टिंग कभी सामने नहीं आया। विजय सिंगला जी के संदर्भ में भी आपने बताया कि उन्होंने तो सामने स्वीकार किया, हाँ मैंने ऐसा किया है। वो वीडियो सामने क्यों नहीं लाते ताकि इकराम जी के मन को शांति मिले, रामविलास जी का हृदय जो है आनंदित हो। चलो हमसे नहीं हुआ, किसी से तो हुआ। आप ऐसा सुख क्यों छीनना चाहते हैं? क्यों नहीं ये सुख इन लोगों को प्रदान करते आप? जी रविंद्र। हिमांशु जी, जितनी भी ये रिवायती पार्टियां हैं, जितनी भी रिवायती पार्टियां हैं, जितनी भी कन्वेंशनल पार्टीज हैं जी, इनकी सियासी जमीन जो है वो निकल रही है, पैरों के नीचे से सियासी जमीन निकल रही है। मैं हैरान हूँ इंडियन नेशनल करप्ट कांग्रेस कहूंगा, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं। और बीजेपी इतनी भी ये रिवायती पार्टी है, कन्वेंशनल पार्टी है, अचानक नेटवर्क कैसे चला गया यार? इतना बढ़िया तो आ रहा। हाँ, मैं यही बात कह रहा था कि दोनों कन्वेंशनल पार्टीज को ये बात हजम नहीं हो रही कि भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े मील के पत्थर स्थापित कर रही है, क्योंकि कल को जब इनके लीडर्स करप्शन करेंगे तो प्रेशर इन पे आएगा कि आम आदमी पार्टी जब अपने एक बड़े लीडर को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के आदमी को उसके ऊपर एफआईआर कर सकती है, उसको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे। मुझे तो हैरानी होती है, इनके साधु सिंह धर्मसोत नाभा से एमएलए थे, एससी बच्चों के एससी स्कॉलरशिप के 700 करोड़ रुपया खा गए। उस पर पर्चा किस पे हुआ? एक डायरेक्टर पे और क्लर्क पे। इनके जो एमएलए हैं मोहाली से 300। और रविंदर सिंह जी, मैंने तो आपकी बात को पहले कह दिया, कांग्रेस के संदर्भ में भी आरोपों की कोई कमी नहीं है, भाजपा के नेताओं पे भी आरोपों की कोई कमी नहीं है, पर मेरी कमी सबसे ज्यादा सफेद का दावा तो इस समय आम आदमी पार्टी कर रही है। आपसे केवल सवाल इतना है, दावा किया गया कि विजय सिंगला के द्वारा मुख्यमंत्री के सम्मुख मान लिया गया कि मैंने ये किया है, ये गुनाह मुझसे हुआ है। उसका वीडियो माननीय रामविलास शर्मा जी और इकराम संधू जी की संतुष्टि के लिए और देश के सम्मुख नजीर बने, इसके लिए जारी क्यों नहीं करते? किस बात से डर रहे हैं? किस बात को छुपाना चाह रहे हैं? ये सवाल उठाया यहाँ रामविलास जी ने भी और इकराम जी ने भी। इसके उत्तर में रविंदर जी के पास कुछ है? मेरे पास बिल्कुल है। आप अगर आपके किसी चैनल ने उस एफआईआर की कॉपी को फ्लैश किया हो, जिस एफआईआर के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है सिंगला जी को, उस एफआईआर की कॉपी में कंप्लेनेंट कौन है? उस एफआईआर में अगर आप देखें तो कंप्लेनेंट है एक इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर लेवल का आदमी, जिसके हाथों से कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, जो बड़े बड़े कंपनीज को, हॉस्पिटल्स को ठीक करने का, कोई मरम्मत करने का, नए हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिनके हाथों से निकलता था, जिन्होंने टेंडर करवाने थे, उनकी स्टेटमेंट है। 57 ईयर्स के हैं वो, 57 साल उम्र है और अगले साल मार्च में उन्होंने रिटायर होना है। उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया सिंगला जी के भतीजे की तरफ से, जो उनके ओएसडी भी है, और सिंगला जी की तरफ से भी। आप उसके एफआईआर की कॉपी आपको दे दूंगा, नेक्स्ट शो में आप चला लीजिएगा। उसमें यह बोला गया है, जो कंप्लेनेंट है
देखिएगा रविंद्र सिंह जी, जो बात इकराम जी ने कही आप उसके संदर्भ में पुष्टि नहीं कर पाए। दावा ये किया गया कि भगवंत मान जी ने विजय सिंगला जी को बुलाया और विजय सिंगला जी को जब बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ऐसा किया है। अगर वो वीडियो आप सार्वजनिक करते तो रामविलास जी और इकराम संधू जी अपने पार्टी फोरम में सवाल उठाते कि जब आम आदमी पार्टी जो 1 दशक पहले अस्तित्व में आई है इतना साहसिक कदम उठा सकती है, तो हमें ये कदम उठाने के संदर्भ में किस बात का भय है, किस बात का डर है, किस बात का संकोच है। उम्मीद है कि ऐसी कोई पहल आप करेंगे। जैसा कदम आपने विजय सिंगला के संदर्भ में उठाया है वैसा कदम आप जसवंत सिंह गज्जन, वैसा कदम आप डॉक्टर बलबीर सिंह जो बाकायदा कोर्ट से दोषी करार दिए गए मारपीट के मामले में, उनके संदर्भ में भी उठाएंगे। जब आप सबके संदर्भ में ऐसे कदम उठाएंगे तो शायद वो भरोसा पैदा हो पाएगा जैसी उम्मीद आपके इस कदम के संदर्भ में जनता के बीच में जागी है, पर बाकी राजनीतिक दलों के मन में संदेह पैदा कर रही है। ये संदेह के बादल छटने चाहिए। एक शुरुआत जो आम आदमी पार्टी ने करने का दावा किया है उसमें थोड़ी और पारदर्शिता, थोड़ी और दमदारी और थोड़ी और ईमानदारी की जरूरत महसूस होती है। क्या आम आदमी पार्टी के हुक्मरान ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर जो भी परिस्थिति हो, अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विजय सिंगला का राजनीतिक जीवन समाप्त करने की कोशिश नहीं है तो ऐसे प्रयास का स्वागत होना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर राजनीतिज्ञों के इस आचरण को समर्पित है। हमारा शेर कहता है कि आदमी दिन ब दिन गिरा नीचे, आदमी दिन ब दिन गिरा नीचे और ऊपर उठे मकान यहाँ। भवानी शंकर ने जो ये लिखा था, क्या यह शेर इस देश के राजनीतिज्ञों पर पूरी तरीके से मुफीद नहीं है? विचार करें और मुझे याद दें। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सलाम।